हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं, किस किस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है और उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए रिप्रोडक्शन क्या है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब है एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक ऐसा एसेंशियल प्रोसेस जो अर्थ सरफेस पर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज हैं उनके कंटिन्यूएशन को बनाए रखता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक डिसाइडेड लाइफ स्पान होता है। जैसे आप ह्यूमन का ही ले लीजिए, करीब 70 to 80 ईयर्स जो जनरली कहा जाता है वो लाइफ स्पान है, जीवन काल, जिसकी स्टार्टिंग होती है जुवेनाइल फेज से और एंडिंग होती है डेथ से। ठीक है, तो अगर नए ऑर्गेनिज्म नहीं बनेंगे, अगर नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होंगे तो पुराने ऑर्गेनिज्म एक डिसाइडेड टाइम इंटरवल के बाद डेथ हो जाती है और इस तरीके से हमारी पृथ्वी से सभी प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं। लेकिन ऐसा ना हो, इसीलिए नेचुरल एक प्रोसेस देखा जाता है जिसको हम रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से या रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अब बात आती है, रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है, या तो सेक्सुअल या असेक्सुअल। आज की वीडियो का जो हमारा टारगेट है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसमें सिंगल पेरेंट में कैपेसिटी होती है, सिंगल बॉडी में कैपेसिटी होती है टू प्रोड्यूस यंग वंस। यहां कोई फॉर्मेशन, कोई फ्यूजन नहीं होता है गैमेट्स का। ठीक है, तो ये तो हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें दो बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, गैमेट फॉर्मेशन देखा जाता है और उनका फ्यूजन भी होता है गैमेट्स का। ठीक है, लेकिन आज हम फोकस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पर। तो चलिए, अब हमने ये तो क्लियर कर लिया कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन क्या है और क्यों ये जरूरी कहा जाता है। क्लियर। लेकिन अब बात आती है किस किस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, तो टाइप्स क्या क्या हैं। तो चलिए, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और उस फ्लो चार्ट की मदद से हम बहुत आसानी से उन सभी टाइप्स को कवर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में करीब 6 मेथड्स होते हैं ना, 6 टाइप्स यहां पर देखे जाते हैं। सबसे पहला जो टाइप्स है वो क्या है? देखिए, नंबर फर्स्ट आता है यहां पर फिशन। नंबर सेकंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट, नंबर थर्ड स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। फर्स्ट फिशन, सेकंड फ्रेगमेंटेशन, थर्ड स्पोर फॉर्मेशन, नंबर फोर्थ रीजनरेशन। नेक्स्ट बडिंग। और लास्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ये यहां पर ये 6 टाइप्स हैं। थर्ड पर स्पोर फॉर्मेशन था, फोर्थ रीजनरेशन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, लास्ट। इसको मार्क कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास 6 टाइप्स हुए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में समझा कि भाई सिंगल बॉडी में कैपेसिटी होना टू यंग वंस, मतलब नए ऑर्गेनिल्स को प्रोड्यूस करने की। याद रखिएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो फ्यूजन होता है ना फॉर्मेशन, क्योंकि फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है गैमेट्स का, तो इसीलिए फ्यूजन भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, गैमेट्स होते ही नहीं है, गैमेट्स बनते ही नहीं है, क्योंकि गैमेट्स जिस स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस होते हैं वो स्ट्रक्चर ही नहीं है। ये वैसे भी सिंपल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, या ये कह दीजिए जो सिंपल ऑर्गेनिज्म में उसी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, जो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कभी। तो फिलहाल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये हमें क्लियर करना है, और उसमें टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स क्या है, फिशन नंबर फर्स्ट, सेकंड फ्रेगमेंटेशन, थर्ड स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ रीजनरेशन, फिफ्थ बडिंग, और लास्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, कई बुक्स में क्या होता है कि टिश्यू कल्चर को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, हालांकि आप उसको अलग भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टिश्यू कल्चर भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की लिस्ट में ही आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि इन सभी टाइप्स के अंदर क्या क्या फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है, और क्या क्या यहां पर हम एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हमें क्लियर करनी है, और इनका मीनिंग क्या है वो चीज लेके चलनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फिशन है, फिशन को क्लासिफाई करते हैं ना, एग्जाम्पल सभी के लास्ट में लेंगे। देखिए, फिशन में 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। फर्स्ट, बाइनरी फिशन। फर्स्ट बाइनरी फिशन, एक सेकंड कैटेगरी है यहां पर मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, ठीक है, ये तो फिशन के अंदर डिवीजन हुआ। फ्रेगमेंटेशन में कोई डिवीजन नहीं है, स्पोर फॉर्मेशन में भी कोई डिवीजन नहीं होता है, रीजनरेशन में भी कोई डिवीजन नहीं है। बडिंग को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। इंटरनल बडिंग ठीक है, और एक्सटर्नल बडिंग। तो इंटरनल बर्ड या एंडोजिनस बर्ड और एक्सोजिनस बर्ड, ये भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी में कोई डिवीजन नहीं था। अब बात आती है लास्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, देखिए यहां पर आप ऐसे 2 पार्ट्स दिखाएंगे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एक नेचुरल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर 4 तरीके से होता है ये, और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो 3 तरीके से होता है। फर्स्ट, टिश्यू कल्चर। ठीक है, सेकंड, टिश्यू कल्चर, सेकंड कटिंग, लेयरिंग, और लास्ट, तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर, ये सभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर आते हैं। लेकिन जब बात की जाती है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो यहां पर आप 3 कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, अब वो 3 क्या क्या होते हैं,
by leaves, by roots, तो बाय रूट्स, बाय लीव्स और बाय स्टेम, यहां पर 3 तरीके से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ठीक है, अब एक बार इसको मार्क कर लेते हैं। ये इंटरनल बडिंग, ये एक्सटर्नल बडिंग, ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, इसके अंदर ये टिश्यू कल्चर, यहां पे कटिंग, नेक्स्ट लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बाय लीव्स, बाय रूट्स, बाय स्टेम। ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास एक पूरा फ्लो चार्ट तैयार हो गया है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इन सभी को समझना। ठीक है, और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं ये लिखकर चलना। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिशन के बारे में। फिशन क्या है? फिशन का मतलब है कि कोई एक बॉडी जो कुछ भागों में टूट जाती है, इसको हम फिशन कहते हैं। फिशन मतलब टूटना। इसी से मिलता जुलता एक और नाम होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, लेकिन फिशन का मतलब क्या है? ब्रेक होना, स्प्लिट हो जाना, टूट जाना। हो सकता है 2 भागों में और हो सकता है 2 से ज्यादा भागों में। ठीक है, तो इसीलिए फिशन को 2 तरह से कहा जाता है। बाइनरी फिशन मींस जब कोई ऑर्गेनिज्म 2 भागों में टूट जाता है और वो दोनों ही पार्ट अपने आप को कंप्लीट कर लेते हैं और 2 नई स्ट्रक्चर बन जाती हैं। हालांकि पेरेंट बॉडी या पेरेंट सेल एग्जिस्ट नहीं करती है, वो टर्मिनेट हो जाती है, लेकिन जो 2 नई बॉडी हैं वो उसकी वजह से बनी है, उसके डिवाइड होने की वजह से बनी है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म जब 2 भागों में टूट जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में, वो दोनों ही पार्ट क्या करते हैं? अपने आप को कंप्लीट कर लेते हैं और उसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है? देखिए एग्जांपल से पहले हम थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाना चाहें तो यहां पर कुछ चीजें और ऐड कर सकते हैं। बाइनरी फिशन भी 3 तरीके से होता है। ठीक है, बाइनरी फिशन भी 3 प्रकार से हो सकता है। इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन मतलब एलएस के अकॉर्डिंग बॉडी 2 पार्ट में टूट गई है, और टीएस ट्रांसफर सेक्शन है ना। तो ट्रांसफर सेक्शन मतलब मींस टीएस। तो टीएस के अकॉर्डिंग जब 2 हिस्सों में बॉडी टूट जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन का मतलब तो फिक्स है कि भाई कोई बॉडी 2 हिस्सों में टूट रही है ना, 2 भागों में बट रही है, लेकिन किस तरीके से बट रही है? इर्रेगुलर है, तो इर्रेगुलर बाइनरी फिशन बोलना है। वर्टिकल केस में है, वर्टिकल तरीके से अगर स्प्लिट हो रही है तो आप बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। अदरवाइज ट्रांसवर्स वाला केस है तो आप बोलेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अब देखिए यहां पर हम इसको नोट कर लेते हैं। बाइनरी फिशन में अगर इर्रेगुलर की बात करते हैं आप तो यहां पर एग्जांपल क्या बनेगा? अमीबा। ठीक है, स्पेलिंग के हिसाब से अमीबा। ठीक है, वैसे अमीबा बोलते हैं इसको। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं किस चीज की? ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की, है ना, टीएस वाले में, तो यहां पर एग्जांपल आएगा आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम। अगर आप बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन की तो इसमें एग्जांपल आएगा यूग्लिना। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आएगा यूग्लिना। ये मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा है ना। सबसे पहले क्या है? इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, जब कोई एक बॉडी 2 भागों में टूटती है लेकिन कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स प्लेन नहीं है,
इररेगुलर तरीके से। अमीबा में आपने देखा है स्ट्रक्चर सोचकर ही आप समझ गए होंगे, टेढ़ी मेढ़ी सी स्ट्रक्चर होती है ना, देखिए कुछ इस तरीके से। कैसे बना सकते हैं? सबसे इजी डायग्राम, कोई अगर कहता है ना कि डायग्राम बनाना नहीं आता है, उसको बायो बड़ी टफ लगती है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, अमीबा का डायग्राम तो एटलीस्ट बना ही सकते हैं, है ना। बहुत इजी होता है, कैसे भी आप घुमा सकते हैं इसको। ये आपके पास न्यूक्लियस वाला पार्ट है ना, और इसको हम अमीबा बोल रहे हैं। और ये जो पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं ये सब क्या है? स्यूडोपोडिया, फाल्सफिड जिसको बोलते हैं ना। खैर, तो ये अमीबा की स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें कोई फिक्स प्लेन नहीं होता है, ऐसे डिवाइड हो रहा है, ऐसे डिवाइड हो रहा है, इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, कुछ भी कैसे भी। तो इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं हम? इररेगुलर बाइनरी फिशन। ठीक है, तो इररेगुलर बाइनरी फिशन। अब बात आती है पैरामीशियम के लिए। पैरामीशियम में भी आपने देखा होगा स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म होता है ये। ठीक है, तो एक रफ स्ट्रक्चर देखी जाए तो स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म होता है पैरामीशियम। और पैरामीशियम में डिवीजन कैसे होगा? टीएस के अकॉर्डिंग, ट्रांसफर सेक्शन के अकॉर्डिंग। ट्रांसफर सेक्शन आप समझ रहे हैं ना भाई, जैसे हम कुकुम्बर वगैरह यूज करते हैं ना, खीरा वगैरह यूज करते हैं सैलेड्स के लिए, तो जब हमें लगता है कि भाई हाँ टाइम बड़ा कम है, या आपने जैसे बाहर कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ लोकेशन पर कि भाई आपको कुकुम्बर वगैरह मिल रहा है, और वो कैसे होता है, उसको पीलिंग को हटाया जाता है और सीधा उसको ऐसे कट कर देते हैं, जैसे कुकुम्बर है ऐसे कट किया और ऐसे कट किया, बस सीधा सा। तो ये खीरा खा रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एलएस का भी पता चल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ये। लेकिन जब घर में टाइम होता है और आप सैलेड्स को तैयार करते हैं ना, खीरा वगैरह कट करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे थिन स्लाइस काटते हैं ना। तो ये सब क्या है आपके पास? टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से टीएस वाले केस में आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो पैरामीशियम दो भागों में टूटता है, लेकिन ट्रांसवर्स के अकॉर्डिंग है, इसलिए से टीएस बाइनरी फिशन में माना जाता है। यूग्लिना की स्ट्रक्चर आप देखिए एक बार। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ यूग्लिना की स्ट्रक्चर होती है, और यूग्लिना जब डिवाइड होता है तो वो एलएस के अकॉर्डिंग होता है। किस तरीके से होता है? एलएस के अकॉर्डिंग, इस पैटर्न में, और ये इस तरीके से डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो यहां पर दो पार्ट्स तो बन रहे हैं, दो बॉडी बन रही हैं, दो सेल बन रही हैं, लेकिन क्या होता है इसमें, इसके टूटने का जो तरीका है उसके आधार पर यहां पर तीन कैटेगरी बनाई हुई है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन के लिए एग्जांपल क्या होता है? ये आता है यहां पर प्लाज्मोडियम। क्या नाम आएगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये मल्टीपल फिशन के लिए एग्जांपल है ना। लाइंस डाल देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा ना कौन सा किसके लिए है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिशन का मतलब होता है कि एक ऐसा असेक्सुअल मेथड जिसमें कोई एक बॉडी स्प्लिट हो जाती है, कोई एक बॉडी स्प्लिट हो जाती है दो भागों में, लेकिन अगर इरेगुलर तरीके से डिवाइड हो रही है तो हमें बोलना है अमीबा। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि भाई तरीके से डिवाइड हो रही है पर कौन से प्लेन में? टीएस के अकॉर्डिंग, है ना, तो उसको बोलते हैं पैरामीशियम। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि भाई लॉन्गिट्यूडनल फिशन है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन है, तो एग्जाम्पल क्या बनेगा हमारे पास? यूग्लिना। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। ये तो फिशन की बात थी, और नेक्स्ट सेकेंड टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लिस्ट में वो है फ्रेगमेंटेशन। अब बात आती है मल्टीपल फिशन की। मल्टीपल फिशन का मतलब है कि भाई एक बॉडी दो पार्ट में नहीं टूट रही है, दो से ज्यादा भागों में बट रही है। और इसके लिए एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट। जैसे कि आप सबने सुना है मलेरिया एक वो डिजीज होती है जिसकी अपनी एक अच्छी खासी लाइफ साइकिल है, और वहां पर जिक्र किया जाता है क्रिप्टोमेरोजाइट का।
क्रिप्टोमेरोसाइट एक वो स्ट्रक्चर जो ह्यूमन की आरबीसी में पाई जाती है। ठीक है, ह्यूमन की आरबीसी के अंदर जब क्रिप्टोमेरोसाइट स्ट्रक्चर एंटर करती है तो वहां पर वो पेरेंट सेल डिवाइड होती है, अपने न्यूक्लियस को मल्टीपल डिवीजन दिखाती है ए माइटोसिस मेथड के जरिए, और ए माइटोटिकली डिवाइड होती है। सिंपल एक तरीका डिवीजन होता है ये। और तो अब ये न्यूक्लियस जब मल्टीपल डिवाइड होगा तो बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं, और हर एक न्यूक्लियस क्या करता है, अपने चारों तरफ कुछ साइटोप्लाज्म को कलेक्ट कर लेता है। तो इस तरीके से एक सेल डिवाइड होकर मल्टीपल सेल क्रिएट करती है, जिसके लिस्ट के लिए हमने एग्जांपल लिया है प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, जिसमें क्रिप्टोमेरोसाइट, जिसके बेस पे बहुत सारे मेरोसाइट्स स्ट्रक्चर बनती हैं, जिसमें फिर मलेरिया की जो साइकिल है वो थोड़ा आगे प्रोसीड हो पाती है। तो आप याद रखिएगा, मल्टीपल फिशन क्या है, एक ऐसा टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लिस्ट में जिसमें एक सेल से डिवाइड होकर बहुत सारी सेल बनती हैं। और एग्जांपल प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, जिसको आप मलेरिया की लाइफ साइकिल जो होती है, मलेरिया की जो साइकिल होती है, ठीक है, तो उस स्टेज में आप इसे डिस्कस भी करेंगे। बहुत जल्दी हमारी एक वीडियो आने वाली है मलेरिया की साइकिल को लेकर, ठीक है, मलेरिया डिजीज पर। तो फिलहाल आप याद रखेंगे कि मल्टीपल फिशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल डिवाइड होती है, रिपीटेड एमाइटोटिक डिवीजन दिखाती है, एक प्रकार का डिवीजन शो करती है, जिसके बेस पे बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं, और वो हर एक न्यूक्लियस अपने चारों तरफ एक साइटोप्लाज्म को कलेक्ट कर लेता है, और फिर आरबीसी वगैरह रैप्चर होती हैं, जिसके बेस पे बहुत सारे मेरोसाइट बन जाते हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे देखते हैं। ये तो हमारा बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन। देखिए, फ्रेगमेंटेशन एक वो तरीका है जिसमें एक बॉडी कुछ भागों में टूट जाती है। अब बात आती है कि भाई कैसे ब्रेक हो जाती है, कैसे स्प्लिट हो जाती है। इसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी हैं। हो सकता है कि ओल्डर पार्ट किसी लोकेशन से डैमेज हो चुका है, डेथ हो चुकी है किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की एक एग्जैक्ट लोकेशन से, तो वहाँ से बॉडी स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, या फिर किसी भी रीज़न से वो बॉडी अगर कुछ भागों में बढ़ चुकी है तो वो हर एक पार्ट अपने आप को कंप्लीट कर लेता है। और इस लिस्ट के लिए एग्जाम्पल क्या होता है, स्पाइरोगायरा। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है यहाँ पर, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा। एक आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, सी एनीमोन। ठीक है, तो सी एनीमोन और स्पाइरोगायरा ये दो एग्जाम्पल लिए जाते हैं फ्रेगमेंटेशन के लिए। और फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बॉडी, एक सेल कुछ भागों में बढ़ जाती है और हर एक भाग अपने आप को कंप्लीट करता है। ठीक है, और इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि जितने भी पार्ट्स क्रिएट हुए हैं, हर एक पार्ट अपने आप को कंप्लीट करने से पहले फर्दर फिर से डिवाइड हो सकता है। अब बात की जाए अगर टूटता कैसे, ब्रेक क्यों हुआ, तो इसके लिए काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है कि कई बार क्या होता है कि ओल्डर पार्ट किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से वीक पड़ चुका है, डेड हो गया है। ठीक है, तो वहीं से वो बॉडी स्प्लिट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और दो नई बॉडी का जन्म होगा। तो यहाँ पर कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ है गैमेट्स का, और ना ही गैमेट्स की कोई मिक्सिंग हुई है। ये सब असेक्सुअल मेथड है, क्योंकि असेक्सुअल मेथड में हमें ध्यान रखना है, एक वो प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी में, स्पीसीज में कंटिन्यूएशन बना रहता है, लेकिन सिंगल बॉडी के अंदर कैपेसिटी होती है नए ऑर्गेन्स को प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन टाइप सेकंड था। नेक्स्ट, नंबर थर्ड, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में आप ब्रेड मोल्ड ले सकते हैं, आप राइजोपस भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर भी बल्कि देखी होगी, कुछ इस तरीके से बनाया जाता है उसको। ठीक है, और यहां पर ऐसे स्पोर्स बन जाते हैं। और जब इन स्पोर्स की नंबरिंग ज़्यादा होती है ना, तो ये स्पोर्स इंटरनल प्रेशर जनरेट करते हैं, और ये स्पोरेंजियम जो वॉल होती है ये ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद ये स्पोर्स आसपास जहां पर भी पहुंचते हैं, और वहां पर अगर इन्हें सूटेबल कंडीशन मिलती है तो वहां पर एक नई फंगस, क्योंकि एक तरह की फंजाई होती है ना, ठीक है, तो नई फंगस, नया राइजोपस जनरेट हो जाता है।
ठीक है। तो ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पर आपने देखा होगा बहुत आप सभी जानते भी हैं कि ब्रेड का अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट वहाँ पर आपने देखा हो ग्रीनिश टाइप से थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन पैच या फिर वाइटिश पैच सा बन जाता है, तो एक तरह की फंगस लग गई है। अगर आप उस पार्ट को नहीं हटाते हैं तो फंगस धीरे धीरे फैलने लगती है। तो वही वाली चीज़ है ये। तो राइजोपस इसका एक एग्जाम्पल है जो आपको फ्रेगमेंट स्पोर फॉर्मेशन में ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन मीन्स कोई गैमेट नहीं बन रहा है, ना ही कोई गैमेट मिक्सअप हो रहा है, सिंगल एक बॉडी डेवलप होती है, ग्रो करती है, उसको सुटेबल कंडीशन मिलने के बाद, थोड़ा नमी वगैरह मिलने के बाद, और जब उसमें फुल मैच्योरिटी आ जाती है तो वहीं से कुछ चीज़ें रिलीज होती हैं, और वो चीज़ें जब पहुंचती हैं अपने टारगेट साइट तक तो वहां पर एक नई बॉडी को जन्म दे देती हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये नंबर थर्ड स्पोर फॉर्मेशन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक टाइप में कंसिडर किया जाता है। और अब नेक्स्ट नंबर आता है रीजनरेशन। देखिए रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक बॉडी कुछ भागों में बढ़ जाती है, 2, 3, 4 कितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और हर एक पार्ट अपने आप को पहले कंप्लीट करता है, उसके बाद वो फिर दोबारा से रीजनरेशन दिखा सकता है। रीजनरेटिंग पावर तो वैसे बहुत ऑर्गेनिज्म में होती है, जैसे ह्यूमन में भी रीजनरेटिंग पावर होती है। उसमें क्या होता है कि कई बार स्किन में जैसे कोई कट लग जाता है तो बॉडी की जो स्किन है वो रिकवर कर लेती है, तो इसको रीजनरेशन पावर कहते हैं, है ना। लेकिन जैसे आपने स्टारफिश में सुना होगा, स्टारफिश में भी क्या होता है, अगर जैसे हम सब जानते हैं कि स्टारफिश पेंटामेरस स्ट्रक्चर दिखाती है ना, तो 5 अलग अलग पार्ट में आपने उसको अगर कट कर दिया है तो पांचों पार्ट अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग लेवल से रीजनरेशन पावर होती है, ठीक है। तो यहां पर बात आ रही है रीजनरेशन के लिए आप बेस्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं प्लेनेरिया, ठीक है। तो प्लेनेरिया की बॉडी अगर किसी वजह से कुछ पीसेस में बट जाती है, टूट जाती है, तो हर एक पीस, हर एक पार्ट अपने आप को पूरा कर लेता है, तो इसको हम रीजनरेशन कह रहे हैं, है ना। लेकिन हमने इसको असेक्सुअल में क्यों रखा है, क्योंकि भाई किसी दूसरी बॉडी, कोई सेकंड बॉडी की नीड नहीं है ना नए प्लेनेरिया को बनाने के लिए, तो सेम चीज, इसीलिए हम इसको असेक्सुअल मान रहे हैं, बाकी गैमेट्स वगैरह ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो रीजनरेशन के लिए एग्जाम्पल क्या आएगा, प्लेनेरिया, ठीक है। तो रीजनरेशन के लिए आप एग्जाम्पल डालेंगे प्लेनेरिया, ठीक। और अगर प्लेनेरिया की स्ट्रक्चर बहुत इजी होती है, यहां बना लेते हैं उसको, ठीक है। ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही होता है ये लगभग। तो प्लेनेरिया एक ये जो इसमें डॉट्स होते हैं ना, ये आई स्पॉट होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, आई स्पॉट। तो ये प्लेनेरिया की स्ट्रक्चर है, ये राइजोबस के लिए पैरामीशियम है, ये यूग्लिना है, क्लियर। तो शॉर्ट में कुछ लिख देते हैं, सिंबल है ना, पैरामीशियम, यूग्लिना, राइजोबस, प्लेनेरिया, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप कि जब वीडियो आपने फुल्ली उसको अच्छे से समझ लिया है, देख लिया है ना, तो उसके बाद आपको क्या याद आ रहा है कि भाई ई क्या था, पी क्या है, आर क्या है, और फिर दोबारा से पी जो आ रहा है इसका नाम क्या था, ठीक है। तो चलिए खैर नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, बडिंग। बडिंग देखिए दो तरीके से होती है, इंटरनल बर्ड और एक्सटर्नल बर्ड। पर सबसे पहली बात, बडिंग है क्या। तो बडिंग का मतलब होता है पेरेंटल बॉडी में वन और मोर या मल्टीसेलर, वन और मोर यूनिसेलर या वन और मोर मल्टीसेलर आउटग्रोथ देखी जाती है पेरेंटल बॉडी के बाहर या फिर अंदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस लंप को क्या बोलते हैं, जो सेल्स का एक क्लस्टर सा होता है उसको बड कहा जाता है, ठीक है। धीरे धीरे फिर वो शेप ले लेता है पेरेंटल बॉडी की तरह से ही, क्योंकि असेक्सुअल में कोई मॉडिफिकेशन तो होता नहीं है ना, क्योंकि सिंगल बॉडी के बेसिस पर एक नई बॉडी फॉर्म होती है, तो कोई मॉडिफिकेशन, कोई इवोल्यूशन पैटर्न नहीं देखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली इसमें जो नई स्ट्रक्चर बनती हैं वो पेरेंटल स्ट्रक्चर के सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो बडिंग क्या होती है ये तो हमें क्लियर हो गया, ये दो प्रकार से हो सकता है, इंटरनल बर्ड और एक्सटर्नल बर्ड, है ना। तो अगर आप बात करते हैं इंटरनल बर्डिंग की, बर्ड वाले केस में आप एग्जांपल ले सकते हैं स्पॉन्जिला, और एक्सटर्नल बर्ड के लिए सबसे इजी एग्जांपल है हाइड्रा,
ठीक है, तो ये उसी सीक्वेंस में लिखा है मैंने, इंटरनल बर्ड वाले के लिए स्पॉन्जिला और एक्सटर्नल बर्ड के लिए हाइड्रा। तो ये तो हमारा बर्डिंग नंबर 5 टाइप था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिस्ट में। अब आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखिए दो तरीकों से हो सकता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, नेचुरल तरीके से, है ना। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या है, वेज पार्ट, मतलब आप कोई यहाँ पर पोलन ग्रेन, कार्पल, पिस्टल, ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट्स के केसेस में, उनका जिक्र नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो होते ही नहीं है। अब बात आती है जो सिंपल स्ट्रक्चर होती है, जो वेजिटेटिव पार्ट है ना, तो वेजिटेटिव पार्ट की बेसिस पर ही एक नई बॉडी का, एक नई स्ट्रक्चर का जन्म होना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है एक तरह का मल्टीप्लिकेशन पैटर्न, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में दो टाइप, जिसमें से हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्राकृतिक तरीके से जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। नंबर फर्स्ट, बाय लीव्स हो सकता है। बाय लीव्स के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, देखिए उसमें आप ब्रायोफाइलम, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम एक वो पौधा होता है, बाउगेनविलिया हालांकि एग्जैक्ट नाम होता है, पर आप ब्रायोफाइलम यूज कर सकते हैं। तो ब्रायोफाइलम या बाउगेनविलिया एक वो पौधा है जिसमें एक समय पर दो लीव्स निकलती हैं जस्ट अपोजिट, ठीक है। एक छोटा सा उसमें स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर जो लीफ पैटर्न देखा जाता है जस्ट अपोजिट निकलती हैं, ठीक। अगली जो दो लीव्स निकलने वाली हैं वो 90 डिग्री होती है इनिशियल वाली दो लीव्स के लिए। तो दो लीव शुरू में ऐसे निकलेंगी, अगली दो लीव ऐसे निकलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर देखा जाता है। अब जो पत्ती का किनारा होता है, इसको लीफ नोचेस भी बोला जाता है, तो पत्ती के किनारे पर छोटे छोटे से सेम स्ट्रक्चर पेरेंटल जैसी ही बन जाती है, उसको हम बोलते हैं कि भाई आपने नेचुरली उसको देखा कि जैसे पत्ती पुरानी पड़ती है या हवा की वजह से या किसी भी तरीके से वो टूट कर गिर जाती है, और जहां पर उसको कंडीशन मिलती है, सॉइल, थोड़ा ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिएंट वगैरह, ये सब चीज़ें जब उसको मिलेंगी तो वहां पर एक नया ब्रायोफाइलम का पौधा तैयार हो जाता है। तो यहां पर कोई रिप्रोडक्शन का ट्रैक तो देखा ही नहीं गया, सेक्सुअल जैसे होता है, गैमेट्स का कोई जिक्र नहीं आया, सिर्फ वेज पार्ट मींस लीफ वाले पार्ट से ही आपने एक नई चीज़ को तैयार कर दिया या तैयार वो हो गया, ठीक है, क्योंकि नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों में कंसिडर किया जाता है। तो बाय लीव्स में आप एग्जाम्पल डालेंगे ब्रायोफाइलम, ठीक है। अब आते हैं नंबर नेक्स्ट, बाय रूट्स की अगर बात की जाए तो यहां पर एग्जांपल सबसे बढ़िया है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, है ना, इस तरह से नाम होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड नाम है हिंदी में। तो स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो क्या है, एक तरह का वो ट्यूबरस पार्ट है जो रूट्स की लिस्ट में आता है। तो रूट्स के बेसिस पर अगर आप किसी नए पौधे को बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाय रूट्स, पर है तो वेजिटेटिव पार्ट ना। अगर आप लीव्स के बेस पे बना रहे हैं तो आप एग्जांपल क्या याद रखेंगे, ब्रायोफाइलम। रूट्स के बेस पे क्या नाम आएगा, बाय स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्वीट पोटैटो, कैरेट, ये सभी जो है रूट्स के लिस्ट में आती हैं। अगर आप स्टेम की बात करते हैं तो उसमें है पोटैटो ट्यूबर। तो पोटैटो ट्यूबर जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिस्ट में भी आता है और आर्टिफिशियल में भी हम उसको यूज कर सकते हैं, तो बाय स्टेम, क्योंकि पोटैटो ट्यूबर क्या है, एक तरह का स्टेम पार्ट होता है, ठीक है। बस उसमें कंडीशन होती है, स्केल लीव्स होती है उसमें आई स्पॉट होते हैं, वो आई सी बनी रहती हैं छोटी छोटी, तो वो सब चीजें जरूर होनी चाहिए हर एक पीस के अंदर जिसका आप इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, एक तरह से नए पोटैटो को जनरेट करने के लिए। तो बाय लीव्स, बाय रूट्स, बाय स्टेम। बाय लीव्स के लिए ब्रायोफाइलम, बाय रूट्स के लिए स्वीट पोटैटो, और यहां पर हम सबका फेवरेट आलू, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो ट्यूबर। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को सबसे लास्ट में लेते हैं ना। कटिंग, कटिंग वाले में आप शुगर केन ले लीजिए। शुगर केन लिया आपने, पीसेस में कट किया और उसको फील्ड में डाला और नए शुगर केन तैयार हो जाते हैं, तो इसको हम रखते हैं इसमें कटिंग में। पोटैटो भी ले सकते हैं आप इसमें। अब आती है बात लेयरिंग की। लेयरिंग के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है जैस्मिन, चमेली का पौधा। जैस्मिन वाले में क्या होता है ना, प्लांट में एक तरह का बंच होता है, ठीक है। तो हाईली इलास्टिक ब्रांच जो भी आपको मिलती है तो आप उसको नियर बाय सॉइल में पेरेंटल बॉडी से कट नहीं करना है, रिमूव नहीं करना है, उससे जुड़े रहने देना है। तो वहां पे आप उसको नियर बाय सॉइल में दबा देते हैं, थोड़ा बहुत नमी वगैरह प्रोवाइड करेंगे और कुछ दिन में आप देखते हैं कि वहां से एक नया चमेली का पौधा बनना शुरू हो गया है। और जब ऐसा हो जाता है तो उसके बाद फिर आप उसे पेरेंटल एक्सिस से कट कर सकते हैं और उस पौधे को जहां आप चाहें वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है, पर इसमें हमने पॉलन ग्रेन, मेल गैमेट और आपका कार्पल, पिस्टल, है ना, ओवरी, ओव्यूल, कुछ ऐसा जिक्र नहीं हुआ ना, और एक नया पौधा तैयार भी हो गया। इसीलिए ये वेजिटेटिव पार्ट के अंदर है, मीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में माना जाता है। तो कटिंग में शुगर केन, लेयरिंग में जैस्मिन और ग्राफ्टिंग में सिट्रस फ्रूट,
ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो रिलेटेड स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं उसमें लगता है कि अगर कोई अपर पार्ट है वो काफ़ी ठीक है पर लोअर मोस्ट पार्ट में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है या किसी वजह से रूट्स वगैरह खराब हो रही हैं, तो अपर पार्ट को आप किसी क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज होती है उस प्लांट की तो उसके लोअर मोस्ट पार्ट के ऊपर अटैच कर देते हैं। साइकन स्टॉक के बेसिस पे यहाँ पर नाम दिया जाता है। बाकी एग्जाम्पल क्या हो सकता है यहाँ पे, सभी सिट्रस फ्रूट, ठीक है, चाहे वो मैंगो हो या आपके पास ऑरेंज हो या कोई भी XYZ, ठीक है, तो सिट्रस फ्रूट। तो ये तो यहां पर ये सभी हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हुए। अब लास्ट टॉपिक आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है, बहुत एडवांटेजेस टेक्निक होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि टिश्यू कल्चर के बेसिस पर आप एक सिंगल पीस से कई हजार कई लाखों पौधे बना सकते हो और उसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, जीन्स को उसके मॉडिफाई कर सकते हो, जेनेटिकली इंप्रूव्ड वैरायटी जनरेट कर सकते हो जैसी आपकी डिजायर्डनेस है और उसके आधार पर, ठीक है, चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट जनरेट कर सकते हो, ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी क्रिएट कर सकते हो। तो अब बात आती है टिश्यू कल्चर है क्या। टिश्यू कल्चर एक वो टेक्निक होती है जिसमें हाईली डिवाइडिंग जोन मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आप एक छोटा सा पीस लेकर आते हैं और अपनी लेबोरेटरी में आप एक पेट्री डिश लेते हैं, पेट्री डिश में न्यूट्रिएंट मीडियम डालते हैं जिसमें आप जेलेडियम या ग्रेसिलेरिया एक तरह के अलगा होते हैं वहां से एक्सट्रैक्ट किया हुआ मटेरियल प्लेस करेंगे और वो एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करेगा टिश्यूज को जो आप लेकर आए। और जो आप हाईली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से छोटा सा पीस लेकर आए थे उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट। उसको वहां पर आप पेट्री डिश में प्लेस करते हैं, तो प्लेस करने के बाद वो कुछ ही समय में क्या होता है, अपनी नंबरिंग को बढ़ाता है, मल्टीप्लीकेशन करता है और जिस चीज को हम क्या नाम देते हैं, कैलस। तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैलस, ठीक है। तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैलस। ये शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है कि किसे कहा जाता है। अब बात आती है कि फिर उसके बाद जब वो पूरा लंप बन जाता है आप फिर उसमें हार्मोन्स का यूज करते हैं, प्लांट हार्मोन्स, जैसे कि आप सबको मालूम है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये 5 हार्मोन होते हैं मेन, ठीक है। कुछ मॉडिफाइड फॉर्म भी होती है जैसे कि NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड है, IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड है। प्लांट हार्मोन्स पर हमारी एक अलग वीडियो बन चुकी है और आप सबने उसको देखा भी होगा, तो आप उसको चेक कीजिएगा, आपको प्लांट हार्मोन्स की काफी डिटेल पता चलेगी, ठीक है। और तो टिश्यू कल्चर इस तरीके से एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक होती है। फिर आप हार्मोन्स वगैरह जब यूज कर लेते हैं फिर वहां पर प्लूमल रेडिकल के बेसिस पर आप उसको ले सकते हैं और जैसे ही छोटे छोटे पौधे तैयार होते हैं तो आप उसको फिर शिफ्ट कर देते हैं और जहां पर आप उसको ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से टिश्यू कल्चर में कहा गया कि बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है जिसके जरिए आप एक छोटे से पीस के जरिए जितना चाहे उतने पौधे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने सभी चीजों को कवर किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप्स होते हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। अब एक बार इनके एग्जाम्पल्स और लिख लेते हैं फिर हमारी वीडियो ये आज की कंप्लीट होती है ना। कटिंग के लिए आप एग्जाम्पल डालिएगा। चलिए एक बार इनके एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। शुगर केन, नेक्स्ट लेयरिंग के लिए जैस्मिन, ग्राफ्टिंग के लिए सिट्रस फ्रूट और ठीक है। तो बायलीव्स में आपको मालूम है ब्रायोफाइलम, रूट्स के केस में स्वीट पोटैटो और स्टेम के केस में पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आज समझा कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, क्या क्या उसमें फर्दर डिवीजन हो सकता है और उनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं और जो मेन डायग्राम्स हैं उन डायग्राम्स को देखा। तो अगर वीडियो में जो एक्सप्लेन किया गया वो आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और मैक्सिमम शेयर कीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।